वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है फिजिक्स का टॉपिक है रेडियो सक्रियता, मतलब रेडियो एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, साइंस जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। साथ ही साथ दोस्तों हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे लास्ट में, जो प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। टॉपिक को समझने के बाद हम आसानी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक एलिमेंट दिख रहा है, एक तत्व दिख रहा है। सपोज करते हैं पृथ्वी पर बहुत सारे एलिमेंट है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो खुद से स्वतः ही विखंडित होते रहते हैं, फ्यूजन होते रहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। फ्यूजन में क्या होता है, विखंडन में क्या होता है कि कुछ अदृश्य किरणें इनके नाभिक से उत्सर्जित होती रहती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका एक नाभिक है, इसमें से क्या हो रहा है, स्वतः ही अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, रेडियो सक्रिय तत्व बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से एग्जाम्पल देखिए आप, यूरेनियम, थोरियम, ये सब जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो सक्रिय तत्व हैं। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, मतलब रेडियो सक्रियता बोलते हैं। समझ में आया आपको? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। देखिए कि एक कोई एलिमेंट है, वो स्वतः ही क्या हो रहा है, विखंडित होता रह रहा है, मतलब उसके नाभिक में से अदृश्य किरणें उत्सर्जित हो रही हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। चलिए अब मैं आपको आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। अब जो अदृश्य किरणें निकलती है, वो अदृश्य किरणें होती कौन सी है, तो वो होती है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। तीन टाइप की किरण इसके नाभिक में से उत्सर्जित होती हैं। किसके नाभिक में से, रेडियो सक्रिय तत्व के। अगला पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंट कि रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है, तो वो है क्यूरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है, क्यूरी है। चलिए अब आगे मैं आपको थोड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी। तो रेडियो सक्रियता की खोज करी थी हेनरी बैकरेल ने। किसने करी थी, हेनरी बैकरेल ने करी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट आता है, इसके बाद क्या हुआ था, जब हेनरी बैकरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज करी थी यूरेनियम रेडियो सक्रिय तत्व लेकर, तो उसके बाद क्या हुआ, मैडम क्यूरी ने बाद में पता लगाया कि थोरियम में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। तो फिर उसके बाद हुआ कि मैडम क्यूरी और इनके पति पी क्यूरी ने दोनों ने मिलकर क्या करा, थ्योरियम का एक खनिज निकाला, जो कि उसका नाम, मतलब खनिज मतलब मिनरल, उसका नाम था पिंच ब्लैक। वो पिंच ब्लैक की इतनी इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी है उसकी, इतनी ज्यादा सक्रियता थी उसके अंदर कि वो यूरेनियम के कंपैरिजन में देखा जाए तो 4 गुने ज्यादा रेडियो सक्रिय तत्व है। तो उसकी हेल्प से इन्होंने क्या करा, एक अनुसंधान करा, बहुत डेंजरस था, और फाइनली उसकी हेल्प से उन्होंने रेडियम की खोज करी। तो ध्यान रखिएगा, रेडियम की खोज किसने करी, मैडम क्यूरी ने करी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं कि अदृश्य किरणें जो हमने पढ़ा है अल्फा बीटा गामा के बारे में, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको इनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताता हूं। देखिए, अदृश्य किरणें जो है अल्फा बीटा गामा की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने करी थी। किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। उन्होंने क्या करा, अल्फा बीटा गामा किरण को लिया और एक विद्युत क्षेत्र, जैसे कि आपको दिख रहा है, इस विद्युत क्षेत्र में दो पोल होंगे, एक होगा माइनस, एक होगा प्लस। ठीक है, तो जब इन अल्फा बीटा और गामा किरणों को जब विद्युत के क्षेत्र में प्रवाहित करा, तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके सामने निकल कर आए। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, अल्फा किरण जब विद्युत क्षेत्र में गई तो वो नेगेटिव की तरफ थोड़ा सा झुक गई। जब गामा किरण विद्युत क्षेत्र में गई तो ये किरण बिल्कुल सीधे निकल गई। बीटा किरण जब विद्युत क्षेत्र में गई तो ये किरण विद्युत क्षेत्र में जाने के बाद पॉजिटिव पोल की तरफ में हल्की सी झुक गई। तो इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आया। देखिए, अल्फा किरण अगर नेगेटिव की तरफ जा रही है तो मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो उसने उसको खींच लिया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज है। गामा किरण जो थी सीधे निकल गई, मतलब ये उदासीन टाइप का नेचर का है इसका, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे निकली। बीटा जो थी वो हल्का सा पॉजिटिव की तरफ झुक गई, इसका मतलब निकला कि बीटा के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। चलिए मैं अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। हमको ये समझ में आ गया, अल्फा के पास क्या आता है, चार्ज पॉजिटिव होता है।
बीटा किरण के पास नेगेटिव होता है और गामा किरण के पास विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये। उसके बाद ध्यान रखिए कि अल्फा किरण की जो स्पीड होती है वो तेज होती है, सारी किरणें अदृश्य होती हैं तो मतलब स्पीड तो होगी इनकी, और स्पीड तेज होती है अल्फा किरण की क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती हैं अधिक होती हैं। देखिए तेज बोला है मैंने, सबसे तेज नहीं बोला है, इसकी तरंगें अधिक होती हैं, अल्फा किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती हैं। अब तरंग दैर्घ्य का कंसेप्ट कैसे जुड़ा स्पीड के साथ में, वो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली बताऊंगा अभी, पहले आप पॉइंट समझ लीजिए। बीटा किरण की बात करते हैं तो बीटा किरण की स्पीड जो होती है वो अल्फा किरण से तेज होती है, ठीक है, लगभग लगभग लाइट की स्पीड के बराबर पहुंच जाती है ये बीटा किरण। और गामा किरण की बात करते हैं तो ये सबसे तेज किरण होती है, सबसे तेज, अल्फा बीटा सबसे तेज होती हैं, लाइट की स्पीड के बराबर होती हैं, और तरंग दैर्घ्य जो होती है सबसे कम होती हैं। तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी मतलब उसको साइकिल कम, उसकी साइकिल जो होगी वो बहुत छोटी होगी, इस वजह से वो स्पीड उसकी तेज होगी। ये मैं आपको कंसेप्ट अभी बताता हूं। तो ये हमको समझ में आ गया कि गामा किरण सबसे तेज होती है, मतलब उसकी स्पीड बहुत तेज होती है गामा किरण की, तो स्पीड तेज होगी तो उसका द्रव्यमान भी जो होता है, वेट होता है, वो कम होगा, सबसे कम होगा गामा किरण का। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूं, तरंग दैर्घ्य से हम कैसे पता कर लेते हैं कि स्पीड तेज है कि स्लो है। चलिए वो कंसेप्ट बता देता हूं आपको मैं। दोस्तों आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, एक कोई तरंग है, एक पॉइंट से चालू होकर अपनी साइकिल कंप्लीट कर कर वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो ये जो लेंथ हुई ये उसकी वेवलेंथ होती है, लेमडा बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर अब ये वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो उसको समय ज्यादा लगेगा कवर करने में, तो उसकी स्पीड जो होगी वो स्लो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड स्लो होगी, ये एक छोटा सा कंसेप्ट होता है। तो इसी को देखते हुए मैंने आपको पॉइंट बताया। चलिए वापस वहीं चलते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो आगे अब हम बात करते हैं भेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेटिंग पावर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, तो ध्यान रखिए। भेदन क्षमता मतलब देखिए गामा किरण की सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो इतनी फास्ट होती हैं, इतनी तेज होती हैं कि उसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आता है बीटा और उसके सबसे लास्ट में आता है अल्फा, मतलब अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो सबसे कम होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी यूपीपीसीएस ढेरों एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं अल्फा कण की। अल्फा बीटा और गामा ये किरण की बात करिए तो ये जो किरण होती है, अल्फा किरण होती है वो अल्फा कण से मिलकर बनी होती हैं, बीटा जो होती है वो बीटा कण से मिलकर बनी होती हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि क्या होता है ये। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए कि जब कोई परमाणु होता है, जब कोई एटम होता है, उसका नाभिक होगा, तो उसके नाभिक से जब अल्फा कण निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाती है और उसके द्रव्यमान में मतलब उसके भार में 4 की कमी आ जाती है। तो देखिए कैसे, रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, तो जब इसमें से अल्फा कण निकला तो अल्फा कण निकलने से पहले इसका जो परमाणु संख्या थी वो क्या थी, 88 थी, और इसका जो भार था, द्रव्यमान था, वो 226 था। जब अल्फा कण निकला तो अल्फा कण का कंसेप्ट क्या है कि 2 परमाणु संख्या कम कर देगा और भार को भी क्या कर देगा, वो 4 की कमी कर देगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या है हमारे पास, 86 हो गया हमारा परमाणु संख्या और भार हो गया उसका 222। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में बनने लगे हैं, थोड़ा लेवल ऊपर हो चुका है एग्जामों का, तो आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। अब हम बात करते हैं दोस्तों बीटा कण की। बीटा कण का कंसेप्ट क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक से जब बीटा कण निकलता है तो उसका परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है और भार जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो परिवर्तन नहीं होता है उसके अंदर, वैसा के वैसा ही रहता है। तो देखिए ये रेडियम है, इसका परमाणु संख्या पहले 88 था और भार 226 था। जब इसमें बीटा कण निकला तो इसका जो परमाणु संख्या है वो 1 बढ़ गई, 89 हो गया, और रेडियम का जो द्रव्यमान है वो सेम सेम रहा, मतलब 226। तो इस तरीके से अल्फा बीटा का कंसेप्ट है। ध्यान रखिएगा किसी परमाणु के नाभिक से अगर कोई गामा किरण निकलती है तो उसके द्रव्यमान आवेश किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि वैसा ही रहता है। तो ये तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या होता है और उसके उपयोग। तो जैसे आपने अभी देखा कि रेडियम में से अल्फा कण निकला और फिर हमको रिजल्ट मिला, तो जो पहले एलिमेंट था और बाद का जो आ रहा है ये एक दूसरे के समस्थानिक होते हैं, मतलब आइसोटोप्स होते हैं। तो इस तरीके से इन आइसोटोप्स का, रेडियो आइसोटोप्स का काफी उपयोग किया जाता है अलग अलग फील्ड में, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कोबाल्ट 60 की। ये एक ऐसा रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, क्योंकि ये गामा किरण उत्सर्जित करता है और गामा किरण सबसे तेज किरण होती है, इसलिए इसका उपयोग जो होता है वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के उपचार में किया जाता है।
इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेडियो सक्रिय तत्व एक और होता है आयोडीन 131 का उपयोग जो होता है वो थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। उसके बाद रेडियो सक्रिय यूरेनियम जो होता है उसका उपयोग पृथ्वी की आयु पता करने में होता है। और ध्यान रखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो सक्रिय सोडियम की बात करते हैं तो इसका उपयोग कहाँ होता है, जो रक्त प्रवाह होता है बॉडी में, उस रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए रेडियो सक्रिय सोडियम जो है इसका उपयोग किया जाता है। और रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है, पाचन तंत्र के अध्ययन में भी किया जाता है। तो ये इनके कुछ उपयोग हैं जो कि हमको दिमाग में रखना है, ये इनसे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों टेस्ट की। हमने अच्छे से टॉपिक को समझा, अब हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी, हेनरी बेकरेल ने करी थी। तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है, इस प्रोसेस में कौन भाग लेता है, तो परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं, परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन नहीं, परमाणु का नाभिक, इसमें से अल्फा बीटा गामा किरण निकलती हैं तो परमाणु का नाभिक भाग लेता है। रेडियोधर्मी यूनिट क्या है, तो रेडियोधर्मी की यूनिट क्या है, क्यूरी है। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश हैं, अल्फा किरणों पर कैसा आवेश है, तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में गया था अल्फा किरण तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ हल्का सा झुक गया था, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो धन आवेश होता है इसके ऊपर, दो धन आवेश होते हैं अल्फा किरणों पे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट कर लिए जाते हैं आईएएस एग्जाम के और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जामों में। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसमें एक ऋण आवेश होता है, तो पॉजिटिव आवेश तो होता है किसके ऊपर, अल्फा पे, और नेगेटिव होता है बीटा पे। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में उपयोग होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करते हैं, ये क्या उत्सर्जित करते हैं, अल्फा बीटा गामा और एक्स किरण। तो ये उत्सर्जित करते हैं गामा किरण, सबसे तेज किरण जो होती है उसको उत्सर्जित करते हैं, जो कि हेल्प करता है कैंसर के उपचार में, हमने अभी पढ़ा। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब उसके अंदर से गामा किरण उत्सर्जित होती है तब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हमने सीखा। तो इसका आंसर आएगा सी आंसर। देखिए एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया ये क्वेश्चन। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग में किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है, तो रक्त कैंसर के लिए कौन सा रेडियो समस्थानिक उपयोग होता है, तो वो होता है कोबाल्ट 60। तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। आगे अब हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फा किरण बीटा किरण गामा किरण की भेदन क्षमता। देखिए पेनिट्रेटिंग पावर की बात करी है तो घटता क्रम बताना है उसका, मतलब सबसे पहले आएगा हमारा सबसे ज्यादा भेदन क्षमता वाला, उसके बाद फिर कम और सबसे कम। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा की होती है, तो सी और डी दिख रहा है हमको। उसके बाद बीटा की होती है और फिर अल्फा, और तो इसका आंसर होगा सी आंसर। एक बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है, देखिए परमाणु, एक बीटा कण, हमको पता है कि बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या जो होती है वो एक बढ़ जाती है और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं हम। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है परमाणु संख्या 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित, मतलब ए आंसर। निम्नलिखित रेडियो तत्व में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए, देखिए रेडियो सोडियम का उपयोग करते हैं मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप इस लेक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझिए इसको, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे बिना टेंशन के। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।